अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सच का विद काशिफ मेो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज ज़रा कुछ वक्फे के बाद दोबारा रिकॉर्डिंग शुरू की है। तो खैर, आज हम दोस्तों बात करेंगे कि पिछले दिनों में जो वाक़यात हुए हैं। एक तो शहबाज शरीफ का जो बयान है वो मुझे सबसे अहम लगा कि मैं इस्टेब्लिशमेंट की आँखों का तारा हूँ, वो भी गुज़श्ता 30 साल से। और उसके अलावा एक और बात पे हम बात करेंगे कि क्या आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल हो जानी चाहिए। और इसके अलावा हम निगरान वज़ीर आज़म जो आए हैं और इसके बाद अगला मंजरनामा क्या होगा और अगला वज़ीर आज़म कौन हो सकता है, इस पर बात करेंगे। और आखिर पे हम जावेद चौधरी साहब ने एक जो ब्लंडर मारा है, वो तो खैर अक्सर करते रहते, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा ही उन्होंने कर दिया, तो उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे हम। तो दोस्तों, हम बात का आगाज़ करेंगे शहबाज शरीफ साहब के बयान से ही कि शहबाज शरीफ साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि मैं तो गुज़श्ता 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आँखों का तारा हूँ। साथ उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन मुझे क्या एक्स्ट्रा फेवर मिली या क्या हुआ है। उसका मतलब था कि वो ज़ाहिर है जेल भी गए और मुकदमात भी उन पर हुए, सज़ा नहीं हुई, लेकिन बहरहाल वो तमाम मुकदमात से बरी होकर वज़ारत उज़्मा तक पहुँचे और अब सुबकदोश हुए हैं, और जो कि बहुत इज़्ज़त व एहतराम से वो रुखसत होकर वज़ीर आज़म हाउस से गए हैं। ये काबिल तारीफ़ बात है और हमारी सियासत में ये एक खुशगवार इजाफ़ा और ऐसा होना भी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म ने ख़ुद उनके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला, उन्हें बिठाया, गार्ड ऑफ ऑनर देकर रुखसत किया। बहुत खुश आइंद है। इससे पहले ये चीज़ें डिक्टेटर्स के लिए ही सिर्फ नज़र आती थी। जैसे परवेज़ मुशर्रफ मरहूम जो जब रुखसत हुए थे तो उन्हें भी इसी तरह बहुत इज़्ज़त व एहतराम से रुखसत किया गया था, गार्ड ऑफ ऑनर दे के किया गया था। गो कि उन्होंने 2 बार आइन तोड़ा था, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत इज़्ज़त व एहतराम से रुखसत किया गया। और ये मनाज़िर अब शहबाज शरीफ साहब के लिए नज़र आए। इस लिहाज से तो ये बहुत अच्छे हैं। शहबाज शरीफ की गुज़श्ता 16 माह की कारकर्दगी पर बहुत बात हो सकती है, उनकी कामयाबियों पर, नाकामियों पर, महंगाई पर, IMF से मुआहदा हो, ये इनकी कामयाबियों में आता है। सफारती ताल्लुकात में बेहतरी, सी पैक का रिवाइवल, ये सब चीज़ें उनकी कामयाबी में ही आती हैं। नाकामी, महंगाई बहुत ज़्यादा हुई, पेट्रोल वगैरह सब कीमतें आवाम की पहुँच से, दस्तर से बाहर हो गई, तो ये सब उनकी नाकामी है। लेकिन वो यही कहते हैं कि मैंने जी रियासत बचा ली सियासत कुर्बान करके। इन सब बातों से बढ़कर जो उन्होंने बयान दिया है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूँ, ये बयान इन तमाम चीज़ों पर भारी है। और अगर ये कहा जाए कि ये बयान मुस्लिम लीग नून का पीछा करता रहेगा तो गलत नहीं होगा। जब भी कोई वाक़या होगा, शहबाज शरीफ के इसी बयान को बुनियाद बनाया जाएगा कि वो तो इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा थे। अच्छा, अब इसका हम एक दूसरे पहलू का जायज़ा लेते हैं। हम मान लेते हैं कि शहबाज शरीफ गुज़श्ता 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का वाकई तारा है, लेकिन हम दूसरी तरफ देखें तो नवाज़ शरीफ साहब का मौक़िफ़ था कि वोट को इज़्ज़त दिलवानी है। वोट को इज़्ज़त किससे दिलवानी थी? मुझे से या आपसे नहीं दिलवानी थी, वो इस्टेब्लिशमेंट से ही दिलवानी थी। इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत के ख़िलाफ़ दिलवानी थी। जबकि शहबाज शरीफ साहब इंतहाई जोशो खरोश और यकीनन मेरे ख़्याल में बहुत क्या कहते हैं, सरशारी के आलम में ही वो कह रहे होंगे कि मैं तो इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूँ, राज दुलारा हूँ। तो अब ये जो है ना, बातें दोनों बहुत अलग अलग हैं। लेकिन वोट की इज़्ज़त वाला मामला तो खैर अब बहुत पीछे रह गया है, क्योंकि जब से जनरल बाजवा को उन्होंने एक्सटेंशन दी थी नून लीग ने, उसी जनरल बाजवा को जिस पर इल्ज़ाम लगाते थे कि हमारी हुकूमत ख़त्म की, फिर एक्सटेंशन भी दी गैर मशरूत तौर पे। और इसी तरह के मामला और भी काफ़ी हुए कि जिस पर अब ये नहीं कहा जा सकता कि वोट की इज़्ज़त मुस्लिम लीग नून का बुनियादी नारा है या वो उसके लिए सरगर्दां हैं।
تو شہباز شریف صاحب نے یہ تو بتا دیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہیں، راج دلارا ہیں، وہ آنکھوں کا نور، دل کا سرور، پتہ نہیں اور بھی سب کچھ ہوں گے یقینی طور پر، لیکن اب ان کا ایک امتحان بھی ہے کہ کیا وہ واقعی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہے۔ یہ امتحان ہمیں آئندہ آنے والے منظر نامے میں نظر آئے گا۔ شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کو چوتھی بار وزیر اعظم بنوائیں گے اگر تو وہ واقعی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا، آنکھوں کا نور، دل کا سرور، دماغ کی ٹھنڈک اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں، سب کچھ ہیں وہ اگر، تو پھر انہیں اپنے اس وعدے کی یا اپنے اس عزم کی تکمیل کروا لینی چاہیے اسٹیبلشمنٹ سے کہ وہ نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بنوا لیں۔ اگر وہ واقعی نواز شریف صاحب کو چوتھی بار وزیر اعظم بنوانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہم مان لیں گے کہ وہ واقعی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا رہے ہیں، لیکن اگر وہ ایسا نہ کروا سکے تو وہ صرف ان کی خام خیالی ہوگی۔ انہوں نے جاتے جاتے ایسے کام بھی کر دیے۔ اب ہم نے بات کی تھی کہ میں آپ سے آرمی چیف کی مدت ملازمت کے حوالے سے بھی ہم آج بات کریں گے۔ تو شہباز شریف صاحب جو ایک اور کام کر کے گئے ہیں، اس سے پہلے گزشتہ 75 سال میں یہی ہم آوازیں اٹھا رہے تھے کہ فوج کو کاروبار میں حصہ نہیں لینا چاہیے، کاروباری سرگرمیاں نہیں کرنی چاہیے، لیکن شہباز شریف صاحب جاتے جاتے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا، اسٹیبلشمنٹ کو کاروبار میں مزید شراکت داری عطا کر گئے ہیں، مزید ان کا رول بڑھا گئے ہیں کہ اب وہ اور زیادہ کاروباری سرگرمیاں کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں دوستو وقت آ گیا کہ ہماری سیاسی جماعتیں یہ فیصلہ کر لیں، کیونکہ یہ سب کے سب ہی ہر وقت کوئی نہ کوئی آنکھ کا تارا بننے کے لیے تیار رہتا ہے۔ گزشتہ 10 سالوں میں عمران خان صاحب پر جو محنت ہوئی وہ ڈھکی چھپی نہیں، لیکن آج وہ اٹک جیل میں ہیں۔ اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے بھی اسٹیبلشمنٹ کی چھتری تلے ہی کی، بھٹو صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، باقی بھی جماعتیں، زرداری صاحب بھی بہت زیادہ گڈ بکس میں بھی ہوتے ہیں، پھر کبھی پسے پوش چلے جاتے ہیں، تو ہر وقت کوئی نہ کوئی تیار رہتا ہے۔ تو جب سب ہی یہ بننا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا، تو بہتر ہے کہ پاکستان کے آئین میں تبدیلی کر دی جائے۔ ایک تو ہم فوج کے کردار کو پھر باقاعدہ ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے، اور آرمی چیف کی مدت ملازمت 5 سال کر دینی چاہیے، تاکہ جو بھی نیا آرمی چیف آئے وہ اپنی مرضی کے آنکھوں کے تارے، راج دلارے، دل کی ٹھنڈک، دماغ کی ٹھنڈک، دل کے چین، پھیپھڑے جگر کا بھی کچھ نہ کچھ ہوگا ہی، اس سب کو سکون دینے کے لیے اپنی من پسند وزیر اعظم لائے، 5 سال حکومت کریں، اسے کٹ پتلی کے طور پر چلائیں، اور پھر جب نیا آرمی چیف آئے 5 سال بعد تو وہ اپنی مرضی کی اسمبلی لائے، اپنی مرضی کا آنکھوں کا تارا لائے، اپنے دل کا سکون، سارا کچھ لائے، اور یہ معاملہ چلتا رہی۔ یہ بار بار کی جو چپکلیش ہے نا، پھر اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو ہماری سیاسی جماعتیں جمہوریت کی خدمت تو کر نہیں سکتی، یہ اپنے اندر سیاست میں اپنی سیاسی جماعتوں میں جمہوریت لانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر یہ کم از کم آئین ہی تبدیل کر لیں، تاکہ پھر کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں رہے گا کہ یہ آئین کا حصہ بن جائے گا۔ تو اب ہم دوستو بات کرتے ہیں نگران وزیر اعظم کی۔ تو نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب آگے خلاف توقع، آپ پچھلے دنوں میں ان کے بارے میں کافی کچھ سن چکے ہوں گے۔ البتہ میں ایک چیز پر بات کہوں گا کہ میں نے ایک اسد طور صاحب کا ویلاگ دیکھا، جس میں وہ پہلے جنرل باجوہ کے تھرو ان کو کاکڑ صاحب کو پیغام رسانی کروا رہے تھے وزیر اعظم بننے کے لیے، نگران وزیر اعظم، اور اس کے بعد پھر آرمی چیف موجودہ جنرل عاصم منیر کو۔ تو دوستو یہ سب باتیں صرف ایک من گھڑت اور بے بنیاد ہوتی ہیں، یعنی یوٹیوب کے پر سنسنی پھیلانے کے لیے، اس سے زیادہ ان کا تعلق نہیں ہے۔ آرمی چیف کبھی بھی ڈائریکٹ اس طرح کے معاملات میں ملوث نہیں ہوتا۔ آپ کو میں اس کی ایک مثال سناتا ہوں کہ
पिछले साल जब इलेक्शन की तरफ जा रहे थे गुज़श्ता साल मई में, जब मुस्लिम लीग नून ने तहैया कर लिया था कि हम भी जो है ना अब असम्बलियाँ तोड़ के इलेक्शन में चले जाते हैं 20 मई को, तब जो थे ये जनरल नदीम अंजुम जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल DGISI, तो उनके हवाले से ये रिपोर्ट हुआ है। तो उन्होंने कहा था कि जी आप हमें 10 दिन दे दें, नवाज शरीफ साहब से भी उन्होंने कहा, ताकि वो निगरान हुकूमत बना लें, उस पर काम कर लें। तो ये किसी से भी ढकी छुपी नहीं है बात कि इस्टेब्लिशमेंट ही करती है, लेकिन वो जिसको भी करवाते हैं ना वो आर्मी चीफ़ के ज़रिए नहीं होता, या आर्मी चीफ़ ख़ुद मुलाकातें नहीं करता, ये ISI के हद तक ही होता है और वहीं तक ही ये मामलात होते हैं। उनकी इंस्ट्रक्शन या उनकी रजामंदी के बगैर नहीं हो सकता, ये दुरुस्त है, लेकिन वो खुद से करते हों ये नामुमकिन बात है। तो ये बातें सिर्फ सनसनी खेज़ी के लिए ही होती हैं। अब हम ये देखते हैं कि चले निगरान वज़ीर आज़म तो आ गया जो कि तवक्कुआत के बरअक्स है, और जो तवक्कुआत थी कि अब इलेक्शन मैं ख़ुद भी कहता रहा हूँ कि 6-7 माह बाद होंगे, यानी फरवरी या मार्च में, क्योंकि रमज़ान से पहले पहले होते नज़र आ रहे हैं और आगे सेनेट इलेक्शन भी हैं, तो उससे पहले पहले असम्बलियाँ मुकम्मल होंगी तभी नए सेनेटर्स आ सकेंगे। तो इसमें अब हम ये कह सकते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म तो आ गए, लेकिन इलेक्शन में इल्तवा अब बहुत ज़्यादा होने का इम्कान नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो भी तारीख देगा वाज़ेह तो उस वक्त ही होगा कि ये कब इलेक्शन कमीशन इसका ऐलान कर रहा है, लेकिन अब कम अज़ कम मुझे ये महसूस हो रहा है कि इलेक्शन शायद जल्द हो जाए, नवंबर-दिसंबर तक हो जाना चाहिए या हद जनवरी। तो इससे आगे इलेक्शन जाने की कोई वजह या कोई तवक्कुआत नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इस निगरान सेटअप को अगर तवालत दी गई तो हम अपनी मुआशी सरगर्मियों को मज़ीद इल्तवा में डालेंगे। तो निगरान सेटअप अब जल्द ख़त्म होना चाहिए और एक पायदार हुकूमत आनी चाहिए जिसमें एक जमात को ज़रूर अक्सरियत हो, ताकि वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कर सके। इत्तेहादी हुकूमत ज़रूर बने, लेकिन एक जमात के पास अक्सरियत होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो है ना अब यही मैं कह सकता हूँ कि ये अब जल्द अज जल्द होना चाहिए। आखिर पे दोस्तों जावेद चौधरी साहब के ब्लंडर की मैंने बात की थी। वो जावेद चौधरी साहब पहले तो जैसे वो कड़क 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 और कड़ी 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 वो कर रहे थे, तो इस बार उन्होंने और ज़्यादा बढ़कर किया। उन्होंने काकड़ और मेंगल कबीले के बारे में नेशनल टीवी पे बैठकर लंबी लंबी छोड़ दी। वो माहिर हैं वैसे लंबी छोड़ने में, लेकिन इस बार उन्होंने मज़ीद इंतहा कर दी। तो अब उनको नोटिस मिल गया है 10 करोड़ रुपए हर जाने का। अब या तो वो साबित करेंगे या माजरत करेंगे। तो वो खैर ज़ाहिर है वो बात ही उन्होंने गलत की थी, तो बेहतर है जावेद चौधरी साहब अब माजरत करके इससे जान छुड़ा लें और ऐसी लंबी लंबी ना छोड़ा करें। लेकिन असल मसला यही है कि यूट्यूब के व्यूज़ के चक्कर में ना लोग बहुत लंबी लंबी छोड़ते हैं। मुझसे नहीं छोड़ी जाती। मैं एक हद तक ही अपनी जो बात जितनी इल्म हो और उसे भी उस हद तक जो होनी चाहिए या जितना है वही बताता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं किया जाता, बात छोड़ी जाती लंबी। खैर दोस्तों आपको कैसा लगता है ये तो अब आप ही बताएंगे। तो आज हम इसका यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अब आपसे गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक जो है ना इसको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो ज़रा सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने लाइक नहीं किया वो वीडियो लाइक भी कर दें और इसको शेयर भी करें, ताकि हमारा चैनल फले फूले तेज़ी से। तो दोस्तों के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।